नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं एकलव्य बैच में, और ये एकलव्य बैच आप लोगों की नियमितता का आधार बनता जा रहा है। और इसके बिना मैं ये कहूं कि कई विद्यार्थी मुझे कहते हैं, मारवाड़ी में क्या गुरुजी इन क्लास बिना है नहीं, दिल्ली नहीं आवे तो मैंने आवड़े कौन, मतलब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो नियमितता भी जरूरी है, और यही जो अध्ययन काल है वो यही सही समय है। इसी समय चीजों को समझ के आगे बढ़ा जा सकता है, अधिक से अधिक पढ़ा जा सकता है और पढ़कर याद रखा जा सकता है। तो नमस्ते, गुड इवनिंग, आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। कल सभ्यताएं आप लोगों को पढ़ा दी, आज गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, और राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ लेंगे। कल जो क्लास आएगी उसमें चौहान वंश पढ़ लेंगे, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का राजवंश। 2-3 क्लास लगेगी उसमें। वैसे पिछली बार तो मैंने 6-7 क्लास में पढ़ाया था उसे। फिर मारवाड़ का राजवंश पढ़ेंगे, और उसके बाद में कछवा राजवंश पढ़ेंगे, और फिर बचे हुए जो राजवंश है वो पढ़ेंगे। यानी कि अपन, मेरा टारगेट है कि ये इतिहास में राजवंश जो है अपन 5 से 7 क्लास में राजवंश पढ़ लेंगे। फिर अपने शुरू हो जाएगा भैया उत्तर राजस्थान का इतिहास, यानी कि फिर आगे का इतिहास आ जाएगा। इतिहास के और टॉपिक है 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, ये सारे किसान आंदोलन वगैरह। ये तो टारगेट ये लेकर चल रहा हूं कि 15 अक्टूबर तक अपन जो है इतिहास कंप्लीट कर लें, और फिर आप लोगों के लिए बाकी के जो 15 दिन है उसमें अपन कला संस्कृति पढ़े। इसीलिए क्लासेस जो पिछली बार 2-3 क्लासेस दी थी एक टॉपिक की, अब एक ही टॉपिक में मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। मैटर और भी बेटर है और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास का टाइमिंग बढ़ा दिया है और एफिशिएंसी बढ़ा दी है। चलिए शुरू करें। ठीक है बेटा, जुड़ गए। रावण को जला के आ गए। रावण को जलाना यानी प्रतीकात्मक है, बुराई को जलाना, ठीक है, अधर्म को जलाना, सत्य की जीत कराना, ये है अपने अहंकार को जलाना, ठीक है, अपने अंदर की बुराइयों को जलाना, ये है आज का रावण। क्या है? अपने अंदर के दुष्विचार जो है उनको जलाना, और ये ठान लो कि अब हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। चाहे कितने भी विचार अंदर उत्पन्न होते हैं उन सबको किनारे करते हुए हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। यही आज विजयादशमी का आप संदेश लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जय जोहार, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, क्योंकि बच्चे जुड़ गए हैं। अब देखो, आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। दोनों में से सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैप पर आप समझे। यदि भारत के मैप में देखें, और इसमें क्या है, एक राजपूत काल आया था। क्या आया था? एक राजपूत काल आया था। इतिहास में पढ़ने में आता है राजपूत काल। अब राजपूत काल जो है ये कह सकते हो 6ठी से 12वीं ईस्वी का जो टाइम पीरियड था वो राजपूत काल था। देखो, यदि भारतीय इतिहास को अपन शुरू करें तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कालक्रम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं वैदिक काल। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल आ गया, है ना, ऋग्वेद वगैरह वो सब, ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल के बाद में अपन पढ़ते हैं फिर मौर्य काल, मौर्य काल के बाद पढ़ते हैं गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद पढ़ते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद में फिर राजपूत काल शुरू हो जाता है, जो तकरीबन आप लोगों के 12वीं ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 1200 ईस्वी तक चलता है, या 1200, 6ठी से 1200, 12वीं सदी तक। ये ईस्वी की जगह आप क्या करेंगे, सदी, 12वीं सदी तक, यानी कि 1200 ईस्वी आप कह सकते हो, यहां तक चलता है। फिर क्योंकि फिर सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में फिर मुगल एम्पायर हो जाता है, और उसके बाद में फिर अंग्रेज आते हैं, उसके बाद में आजादी मिलती है, और उसके बाद में अपन ये क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने कालक्रम बता दिया कि ये है। अब ये जो 6ठी से 12वीं ईस्वी का टाइम पीरियड है, अब आपके इंडिया वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है राजपूत डायनेस्टीज रीट प्री में पूछी जाती है, मैंने पूरी पढ़ा रखी है। यदि इसमें अपन देखें तो देखो, चौहान, गहड़वाल, तोमर, परमार, सोलंकी, प्रतिहार, चंदेल, सेन, पाल, राष्ट्रकूट, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। अब राजस्थान के राजपूत काल में अपन देखें तो अपने को पढ़ने हैं सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, फिर चौहान पढ़ने हैं, फिर मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ना है, मारवाड़ का परमार वंश पढ़ना है, और ढूंढाड़ यानी आमेर, जयपुर का कछवा वंश पढ़ना है। ये मुख्य मुख्य है। फिर इसके अलावा बीकानेर के भी पढ़ेंगे अपन, जैसलमेर के भाटी भी पढ़ेंगे,
और अपने धौलपुर भरतपुर के जाट वंश और ये भी पढ़ेंगे, यानी इनकी जानकारी भी अपन देखेंगे। तो इस तरीके से राजपूत काल में अपन अपने राजस्थान के अंदर देखें तो ये राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ये उसी समय का मैं मैप लाया हूं, ठीक है। तो ये उसी समय का मैप है। इस समय क्या होती थी, रियासतें होती थी। इस समय क्या होती थी, रियासतें होती थी। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस मैप को इसलिए लिया है कि भाई राजपूत काल सिर्फ अपने राजपूताना में ही नहीं था, भारतवर्ष के अंदर राजपूत काल अपन पढ़ते ही है, ठीक है। चलिए देखो टाबरो, अब बात आवे राजपूतों की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति जानने से पहले एक चीज जान लो कि यहां पे अपन देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई। ये विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत है। विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत लिखे हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ना है। और ऐसे ऐसे भी इतिहासकार हैं जिसने एक से अधिक मतों का समर्थन भी किया है, ठीक है। एक से अधिक मतों का समर्थन भी किया है। दूसरी चीज कि मार्केट में भांति भांति की पुस्तकें उपलब्ध है। किसी ने कोई चीज किसमें बताई, किसी ने कोई चीज किसमें बताई, ऐसा है। लेकिन मैं जो क्लास में बता रहा हूं वो सार्वभौमिक है चीजें, यानी कि 17 जगह से देखने के बाद, ऑथेंटिक चीजें देखने के बाद जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो अपने इस क्लास के अंदर है। तो इसके बाद में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखें, क्योंकि क्लास के बाद मेरे पास फिर कमेंट आते हैं कई बार, गुरु जी हमारे पास में इस पुस्तक में ये देखा है, फलान जी ने ये बताया है, ढिकण जी ने ये बताया, पुच्छड़ जी वो बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फिर मैसेज आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं। तो अपने को यहाँ पे मैं सारी चीज पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि बाद में आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज कंफ्यूज वाली अपने दिमाग में रखनी नहीं है, कंफ्यूजन वाली, ठीक है। अब देखो इन चीजों को याद करेंगे तो अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन जो है ना, जितने भी, उनको एक्टिवेट कर देना, एक्टिव रखना, चीजें सीधी दिमाग में फिट होने वाली, ठीक है टाबरो। सीधी की सीधी फिट हुई, क्योंकि मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा आप लोगों को कि ये चीजें फिर आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए टाबरो, सब पहले ध्यान रखो कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने कहा। एक तरीका तो सीधा सीधा है कि ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि भैया राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई। दूसरी चीज के एग्जाम में थे सवाल करने जाओ ना तो वो ध्यान रखियो कि जितना ब्राह्मण है नहीं ज्यादातर वे ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई। अब जैसे कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रियों की बढ़ाई करेगा, कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणों की बढ़ाई करेगा। तो एक तो जो शर्मा जी आएंगे वो इसमें चले जाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि वो याद रखना। दूसरी चीज भैया याद रखो कि अपने जैसे कोई जीमन होती है, कोई भोज कराते हैं, ब्राह्मण देवता को जिमाते हैं, ठीक है। ब्राह्मण देवता ने कहीं करा जिमावा तो ब्राह्मण देवता बजे अपन आशीर्वाद देन जाए क्या भाई बढ़िया राजन, तुमने अच्छी तरीके से जो है हमें भोज कराया, तुम्हारे भंडार भरे रहे, ठीक है, तुम्हारे भंडार भरे रहे। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति में सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, भंडारकर ध्यान रखोगे, डॉक्टर भंडारकर ने विदेशियों से उत्पत्ति भी बताई है, विदेशियों से उत्पत्ति भी बताई है, लेकिन भंडारकर सबसे पहले ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मैं फिर कल आप लोगों को जैसे एबीसीडी से बताया, फिर मैंने कहा था कि आपको अवशब्द भी आने चाहिए। तो ब से अपने ध्यान रखो, यदि ब से मैं यहाँ पे कर देता हूं ब्राह्मण, ब से मैं यहाँ क्या कर देता हूं ब्राह्मण, और ब से ही फिर मैं ये कर देता हूं बिजोलिया, क्या कर देता हूं बिजोलिया। तो बिजोलिया शिलालेख जो है इसमें मुख्य माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर इन्हें जो है विप्रवंशी क्या बताते हैं, विप्रवंशी बताते हैं, विप्रवंशी। विप्र का मतलब क्या होता है, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। विप्र का मतलब क्या होता है, विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है। तो यहां से ये बिजोलिया शिलालेख जो है ये भी गुणपत्र ने लिखा था, बिजोलिया शिलालेख, है ना। तो ये भी कहता है कि भैया ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। फिर आते हैं देखो शर्मा जी आगे, गोपीनाथ शर्मा, ये भी कहते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। और फिर आपको ध्यान रखना है एमवीपी, शर्मा जी एमवीपी, ये ध्यान रखो। एमवीपी क्या है, एम से तो देखो मंडोर शिलालेख, वी से वीएन पाठक और पी से पिंगल सूत्रकृति। ये सारे के सारे जो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं राजपूतों की। राजपूतों की उत्पत्ति कहां से बताते हैं, ब्राह्मणों से बताते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को ध्यान रखनी ही रखनी है। अब देखो आते हैं अग्निकुंड सिद्धांत पे, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना भैया, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न, एग्जामिनर का फेवरेट है अग्निकुंड से उत्पत्ति। अब अग्निकुंड से उत्पत्ति क्या है, पहले इस चीज को समझो। एक गुरु हुए थे, गुरु वशिष्ठ। कौन हुए थे, गुरु वशिष्ठ। तो इन्होंने क्या किया कि जब भी जैसे कि पूजा अर्चना वगैरह करते, पूजा पाठ करते, हवन वगैरह करते, तो खुरापाती दैत्य वगैरह होते थे ना, राक्षस, है ना,
वो जो होते थे वो क्या करते थे, इनके हवन और इसमें जो है मतलब डिस्टरबेंस करते थे, खलल डाल देते थे, है ना, इनको परेशान करते थे। तो गुरु वशिष्ठ ने एक अग्निकुंड किया और उस अग्निकुंड से चार उत्पत्ति की, इन्होंने 4 जनों का उत्पत्ति की। उसमें से 4 जो इन्होंने उत्पत्ति किया गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड से, उसमें देखो एक तो थे प्रतिहार, एक थे परमार। 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति की ऐसे मानना, ठीक है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य यानी कि सोलंकी, चालुक्यों को ही सोलंकी कहा जाता है, चालुक्यों को ही सोलंकी कहा जाता है। और एक थे आपके चौहान, ठीक है, चौहान या फिर चाहमान लिखा मिलेगा, चाहमान, क्या लिखा मिलेगा, चाहमान। चाहमान का वैसे चाप हरि मान नय इस तरीके से होता है, चौहान में बताऊंगा इसका बिल्कुल फुल फॉर्म आपको कि चाप हरि मान नय ऐसे कैसे। चाप यानी धनुष होता है, धनुर्विद्या, हरि यानी हरि को पूजने वाले, इस तरीके से आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा। कंसेप्ट तो भैया क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि इतिहास आजकल पूछा भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। अतई मत करो रे टाबरो, चैट बॉक्स में कैसे हो फलानी जी ढिकनी मत करो, इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हो, शर्म आनी चाहिए। माँ बापों के पैसे खराब मत करो, तुम्हारे खुद के तो खराब हो नहीं रहे मुझे पता है, क्योंकि अभी कमा नहीं रहे हो तुम, तो कम से कम क्लास पे ध्यान दो, है ना। तुम्हारे लिए ही समय सेट करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो ये चीजें फिर समझ नहीं आएगी, फिर वो बाद में वो कमेंट कर गुरुजी वो क्या बताया है तेरी, ध्यान दो क्लास पे बढ़िया ठीक ढंग से, ठीक है। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इन 4 जो है योद्धाओं की उत्पत्ति की, क्या कहेंगे अपन सही शब्द, योद्धाओं की। फिर इनके जो वंश आगे बढ़े वही जो है माने जाते हैं कि इनके वंश आगे बढ़े, वही फिर बाद में राजपूतों की यहां से इन्होंने उत्पत्ति बताई। तो ये था अग्निकुंड, ठीक है, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पत्ति बताते हैं। अब इस मत के जो है समर्थन कौन कौन करते हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ करता है, जो किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने, किसने, चंद्रबरदाई ने लिखा है। अब चंद्रबरदाई ने लिखा है, चंद्रबरदाई किसका मित्र था, चंद्रबरदाई किसका मित्र था, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित बात उसने की है ना, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित बात की, तो इसने फिर इस मत का समर्थन कर दिया। सूर्यमल मिश्रण ने बताई है, सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि, कहां के निवासी थे, बूंदी के थे, कहां के थे, बूंदी के। वीर सतसई, वंश भास्कर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। मुहणोत नैणसी ने भी समर्थन किया, मुहणोत नैणसी का भी जिक्र आए तो ध्यान रखना, मुहणोत नैणसी ने भी इसका समर्थन किया है। राजपुताना का अबुल फजल इन्हें कहा जाता है ना। और किराड़ू अभिलेख, ये बाड़मेर का है, किराड़ू अभिलेख बाड़मेर। अब देखो हुआ क्या, प्रश्न कैसे बने और कैसे बन सकते हैं उस चीज को समझो। प्रश्न बने तो अपन क्या ध्यान रखते हैं, ये पृथ्वीराज रासो सब ध्यान रखते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज रासो सभी ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा समर्थन इन्होंने किया। लेकिन ये किराड़ू शिलालेख जो है ना, एक बार डायरेक्ट प्रश्न बना और उसके अंदर जो है डायरेक्ट पूछा और फिर बाकी दूसरे ऑप्शन दिए, एक किराड़ू शिलालेख दिया था। जिसने ढंग से नहीं पढ़ा वो करके नहीं आ सकता। इसके अलावा सुंधा अभिलेख के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है, किसके अंदर, सुंधा अभिलेख के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये अग्निकुंड से उत्पत्ति वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पता चल गया अग्निकुंड क्या है, अग्निकुंड से कौन से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ, ठीक है, इनकी रक्षा के लिए कि भाई हवन वगैरह जो है ये बिल्कुल सही तरीके से, यज्ञ वगैरह सही तरीके से संपन्न हो जाए, इनका जो है जिक्र हुआ। फिर यहाँ पे ये इन 4 की मतलब ये समर्थन करते और यहाँ पे ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे भैया इंटरेस्ट आएगा अभी, बढ़िया, अब तो इतिहास चल रहा है, मजेदार है, तो सिर्फ ध्यान से पढ़ो बस। सर पेड कोर्स में कॉपियां भरवाते हैं, सवाल आपसे भी कम आते हैं। तो देखो कहां क्या चल रहा है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि वर्तमान स्थिति में एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी। अनावश्यक चीजें पढ़ने से क्या नुकसान नहीं होता, नुकसान ये होता है कि चीजें याद नहीं रह पाती, दिमाग की एक कैपेसिटी याद नहीं रह पाती, ऐसे ही भ्रमित हो जाते हैं। चीजें वो पढ़ो जो एग्जाम में पूछी जाए, और मैं उसी पे फोकस करता हूं। जो आने वाली है उसको छोड़ेंगे नहीं, और जो नहीं आने वाली उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। देखो अब इसके अलावा देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी,
अब यहां पे क्या है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पूरा नाम क्या है इनका, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ये है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी जो है ये अपने सिरोही के ही रोहिड़ा के रहने वाले थे। तो इसमें जो है ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ हो जाता है ना, इसलिए मैं चीजें याद करवा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो शिव शंकर, कौन है, शिव शंकर। अब शंकर भगवान के यहां आप देखो जटाओं में चंद्रमा बंधे हुए हैं, जटाओं में कौन बंधे हुए हैं, चंद्रमा बंधे हुए, यानी कि चंद्रवंशी कुंड की ओर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो शिव शंकर है ना, कांटा लगे ना कंकर। तो ये ध्यान रखो भैया, जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, एक तो याद हो गया सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के अंदर। फिर ध्यान रखो अग्नि पुराण, ठीक है, पुराणों के अंदर भी, पुराणों में भी अग्नि पुराण जो है वो ये बताती है। तो देखो सब ज्यादा अग्नि किंग माए है, सूर्य के माए है, सब ज्यादा मतलब तेज अग्नि किसके अंदर है, हाथ मत लगाना कभी सूर्य के, भस्म हो जाओगे। ठीक है, तो ये देखो सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा अग्नि है। अब ये यहां पे ये ध्यान रखना, ये अग्नि जो है इधर अग्नि कुंड वाले से मैच मत कर देना बस। अब मैंने आप लोगों को ये स्पेशली बता दिया है तो आपके मैच नहीं होगा। ठीक है, अग्नि पुराण यानी सूर्य पूरा है, बहुत तेज देता है, ये ध्यान रखना अग्नि पुराण के अंदर। फिर इसके अंदर ध्यान रखना हम्मीर महाकाव्य, ये किसने लिखा था, नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था। ये किसने लिखा था, नयन चंद्र सूर्य। तो देखो चंद्रवंशी सूर्यवंशी, इसके नाम में ही ये चीज है, इसके नाम में ही ये चीज आ गई, नयन चंद्र सूर्य हम्मीर महाकाव्य, डायरेक्ट इसके दो नाम में ही ये चीज है। तो यहां से भी भूलने के कोई चांस बन नहीं रहे हैं। पृथ्वीराज विजय के अंदर है अब सूर्य और चंद्रमा। देखो अपने यहाँ पे जैसे कि महादेव जी है, हनुमान जी है ना, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, ऐसे भगवान है। लेकिन ऐसे भी भगवान है जिनको पूरा विश्व मानता है, वो कौन है, सूर्य और चंद्रमा। क्योंकि ये कैसी प्राकृतिक शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियां तो पुरानी अपन कोई भी सभ्यता देखेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता देखो, मिस्र सभ्यता देखो, कोई भी, तो सूर्य और चंद्रमा प्रकृति को सभी लोग पूजते ही पूजते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि विजय किसकी होगी, जो सभी देवता मतलब सभी जगह पूजे जाए उनको पूज ले। तो ये ध्यान रखो कि सूर्य और चंद्र। तो ये पृथ्वीराज विजय, ये रचना किसकी थी, जयानक की। ये किसकी थी, जयानक की रचना है। ठीक है, फिर देखो एक तो शर्मा जी है और ये हर्षनाथ शिलालेख, ये डायरेक्ट याद कर लेना आप। ठीक है, एच का मतलब हर्षनाथ शिलालेख और दशरथ शर्मा, ये बताते हैं भैया आप लोगों के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यदि ध्यान से सुन भी लोगे ना ढंग से तो चीजें याद हो जाएगी, सवाल सही करके आओगे। ठीक है, सवाल सही होने बहुत जरूरी है भाई, ज्यादा पढ़ा हुआ काम नहीं आता, पढ़ा हुआ आपको याद कितना है, आपने रिवाइज कितना किया है, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, वो चीजें याद आती, वो चीजें काम आती है। जितना याद हो जाएगा उतना गढ़ जीत गए। ठीक है, फिर देखो गुणों से उत्पत्ति बताइए, एक वीए स्मिथ ध्यान रखना, और मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज बताई है चट्टोपाध्याय में। मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, देखो अपार करे कोई मेहमान आया, ठीक है, अब मेहमान आया आपा मतलब सामाजिक कोई बंधु आयो, समाज कोई बंधु आयो, मेहमान आयो टावरान के दे जाए, पया दे जाए, रुपए देते हैं। तुम्हारे तो पता नहीं का, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, अनमोल से भी छोटे उस समय, तो मेहमान आकर बैठते और जब तक जाते नहीं तब तक धोख देते थे, चरण स्पर्श। धोख देना मतलब चरण स्पर्श। एक बार कर दिया ठीक है, दो बार कर दिया वे कहे खुश रहो बेटा, ठीक है, कहा अब क्या है, जो मेहमान उठ जाए क्या अब मैं चला पची धोख दे के प्रणाम, क्या हाँ बेटा खुश रहो। मैं गेट तक गया पची धोख दे प्रणाम, क्या हाँ बेटा खुश रहो आशीर्वाद। पाछा थोड़ा बारे चाल लिया पची धोख दे तब जितने याद आवे में, अरे बेटा पया देना भूल गया ना, जन वो काट दे 10 रुपया, बी टाइम 10 रुपया भी बहुत होता, 5 रुपया दे देता, 10 रुपया दे देता, 10 रुपया 5 रुपया यहां दे देता, महीने बाद में धोख देने खत्म। तो आर्थिक यानी कि सामाजिक बंधु आया है, उससे आर्थिक लाभ हुआ है, और सामाजिक बंधु आया है तो मम्मी ने बोला है कि चटाई बिछाओ, इनको बिठाना पड़ेगा। क्या बोला कि चटाई बिछाइए, इनको बिठाना पड़ेगा। तो सामाजिक आर्थिक नाम आ जाए तो ध्यान रखो चटाई, वो ध्यान रखियो चट्टोपाध्याय, क्या ध्यान रखियो, चट्टोपाध्याय ध्यान रखियो। और ऐसी चीजें मैं कह रहा हूं, यदि अपन 90s के जो जन्म में हुए हैं ना, 90 के दशक वाले, वो सब इसमें
शामिल थे। उस समय क्या है कि इतना रुपया पैसा आर्थिक संपन्नता वगैरह कुछ नहीं थी, और मतलब कोई 1 रुपया भी दे देना खर्च करने के लिए, और वो भी जो है अपने मतलब मजा आ जाता था। लेकिन जो मेहमान 5 रुपए देकर जाते ना, मेहमान तो अभी तक उनकी गाड़ी में मतलब बस बैठते नहीं, उससे पहले मम्मी मार के ले लेती थी वापस। अपने धोख देनी तो इतनी मेहनत की हुई भी व्यर्थ जाती थी। अब पता चलता है, अब जब बैठ के बात करते हैं तब हंसना आता है। एक दिन ऐसे ही बैठे थे मैं और मदर, तब भी एक दिन बात कर रहे थे, तो मैं कि मम्मी जी अपने मेहमान निकल जाते थे, उसके बाद में हम कैसे छुपते थे इधर उधर, है ना। और मेहमान निकलते ही अपनी जो माएँ जितने भी है ना, मम्मियां, वो सब दुर्गा के रोल में आ जाती थी। किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में क्या अवतार ले लेती थी। अब बेटा घर की पोले खोल रहा था, तो कहाँ अब फिर बाद में 2-4 झाड़ू उड़ते थे, तभी जाके जो है अपने, और फिर वापस बुद्धि तो आती नहीं थी। नेक्स्ट मेहमान आते ही फिर वापस वही चीज, है ना। और जो अपन ने इतनी मेहनत करके 5 रुपए 10 रुपए कमाए थे धोख दे देके, वो भी जो है अपने मम्मियां ले लेती थी। तो अब बैठ के बहुत हंसते हैं, ये जमाने चले गए। आजकल के बच्चों को कहाँ ये सुख नसीब होता है। चलिए, आपको थोड़ी सी पुरानी चीजें याद दिलाई है मैंने, ताकि ये चीज आप लोगों को याद हो जाए। और आप लोगों ने सभी ने ये जीवन जिया है, ये मैं जानता हूं। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना भैया, अब अपने को ध्यान रखना है वैदिक आर्य। ठीक है, वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है। अब आप लोग कहोगे गुरुजी थे बातों बातों में जो है वैदिक गलत लिख दियो, वैदिक वे वैदिक लिख दियो। अरे मैं जानबूझकर लिखियो है ताकि वैद्य याद रहे आप लोगों को। इस शब्द से क्या याद रहे, सीवी वैद्य आप लोगों को याद रखना है। अब मैंने पहले ही कहा था कि एक ही व्यक्ति 2 मत के अंदर भी आएगा, तो GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी जो है ना। अब ओझा जी 2 जगह क्यों आए, कैसे याद रखोगे। ओझा जी 2 जगह इसलिए आए कि शिव शंकर, तो शंकर जी के चंद्रमा तो है, तो चंद्रवंशी के अंदर गए, और इनके खुद के मतलब नाम के अंदर क्या लिखा हुआ है, ओझा जी, यानी कि वैद्य जी। वैद्य जी कहता हूं पहला, वैद्य जी कहता हूं, ओझा जी नहीं कहता। वैद्य जी के ओझा जी के पास ले जाओ, तो वैद्य जी बोलते थे। तो वैद्य को अपन तो कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे वैद्य को ऐसे लिख रहे हैं, है ना अपन। चलिए वेद ही लिख देते हैं, ठीक है, वेद जी। तो वेद से ही फिर क्या आता है, अपने वैदिक कार्यों की संतान, ये याद रख लेना। और ये याद रख लेना यानी कि स्मृति के अंदर डाल देना, मनु स्मृति भी याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए विदेशियों की संतान, जो विदेशी है उन्होंने विदेशी कहा, तो कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ, विलियम ब्रूक, और फिर शर्मा जी इसके अंदर भी आ गए। ठीक है, एक दशरथ शर्मा जी को इसके अंदर भी याद रख लेना। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को ये चीजें याद करवा दी है। राजपूतों की उत्पत्ति मैंने याद करवा दी है। अब जिसने इतने समय मुझे सुन लिया है, ठीक है, कुछ बातें की कुछ कैसे, मतलब ये सारा का सारा एक पैटर्न था आप लोगों को याद करवाने का। बातें करना भी इसका ही पार्ट है। ठीक है, तो मेरे अनुसार मैंने ये चीजें आप लोगों को याद करवाई है। यदि नहीं हुई फिर वापस एक बार देख लेना, भूलोगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लियर रखना, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी एक भी चीज अपने को गलत नहीं करनी है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज आप लोगों को ऐसा लगे भी ना कि गुरुजी याद शायद नहीं हुई, तो जब भी प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक चीज दिमाग में आ जाएगी, ऑटोमेटिक आएगी। और ये चट्टोपाध्याय जी को तो कभी भूलोगे नहीं, जीवन में नहीं भूलोगे चट्टोपाध्याय जी को। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप लोगों को रियल स्टोरी बता दी भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब राजपूतों की उत्पत्ति शक शीथियन से पूछी जाए आप लोगों को, शक और शीथियन से पूछी जाए तो आप लोग क्या करेंगे, कर्नल जेम्स टॉड ने बताई है। किसने बताई है, कर्नल जेम्स टॉड ने जो है शक शीथियन से बताई है। ठीक है, और अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले वंश यहां पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। भारतीय इतिहास में राजपूत काल माना जाता है। बताइए कौन सी सदी से, 6ठी से 12वीं सदी, 6ठी से 12वीं सदी तक माना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति यूची, यूची किसे बोलते हैं, कुषाणों को बोलते हैं। यूची किसे बोलते हैं, कुषाणों को बोलते हैं। इनसे उत्पत्ति हुई है, ये किसने बताया, तो क से कुषाण और क से कनिंगम, क से कुषाण और क से कनिंगम, इन्होंने बताया है। तो अब जो बच गए थे वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है कि भैया अब अपने पीछे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, सारी की सारी चीजें याद हो गई है, तो बढ़िया, याद हो गई चीजें। ठीक है, हाँ भैया अब तो गरबे वरबे भी पूरे हो गए। अब जो है समय पे जुड़ा करो आप लोग, है ना, समय पे जुड़ा करो। ये नियमित देखनी ही देखनी है यदि एग्जाम में पार लग जाना है आप लोगों को। ठीक है,
ये नियमित देखनी है, चाहे पेड कोर्स से पढ़ रहे हो चाहे कैसे भी, ये क्लासें आप लोगों को मिस करनी ही नहीं है। शांति काल में देख लो पूरे यूट्यूब जगत को, राजस्थान के जितने यूट्यूब जगत एजुकेटर से उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा लाइव आप लोगों को 8 बजे से डीडी पर ही मिलने वाले हैं। तो यानी कि इस क्लास को मिस किसी कंडीशन में नहीं करनी है। 8 बजे आप लोगों की उपस्थिति मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब राजस्थान के वंश और उनका शासन क्षेत्र, अब यहां से चीजें बनेगी, प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं कि वंश, देखो गुहिल वंश, इनका शासन क्षेत्र कहां पे रहा था? इनका शासन क्षेत्र रहा था मेवाड़, ठीक है। अब मेवाड़ में कौन कौन सी चीजें आ गई? मेवाड़ में देखो उदयपुर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कि हाँ गुरुजी आएगा। चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, ठीक है। फिर आप लोगों के यहां ध्यान रखो प्रतापगढ़ आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, भीलवाड़ा आएगा, भीलवाड़ा भी आएगा, ठीक है। सलूम्बर अलग से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सलूम्बर रियासत उस समय मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है। मेवाड़ के अंदर वैसे आ गई सारी चीजें। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना वागड़ के जो मतलब क्षेत्र है ना, वागड़ के, ये वागड़ वाला भी क्षेत्र जो है, यहां से भी गुहिल वंश की शाखा गई थी। तो वागड़ में आप लोगों को डूंगरपुर बांसवाड़ा भी ध्यान रखना है। हालांकि इसमें परमार वंश का शासन अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। फिर देखो राठौड़ वंश का शासन कहां रहा है? तो राठौड़ वंश का रहा है मारवाड़ में, राठौड़ वंश का मारवाड़ के अंदर रहा है। अब इसमें स्पेशली अपन को क्या ध्यान रखना है? एक तो जोधपुर, एक तो जोधपुर, एक बीकानेर और एक किशनगढ़। किशनगढ़ के अंदर भी जो है आप लोगों के राठौड़ शाखा थी, जिसमें से जोधपुर और बीकानेर अपन को पढ़ने होते हैं, किशनगढ़ के प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। कछवा वंश, कछवा वंश में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? ढूंढाड़ वाला क्षेत्र आएगा। कौन सा आएगा? ढूंढाड़। ढूंढाड़ के अंदर फिर देखो ध्यान रखो आमेर, जयपुर, दौसा, है ना, जम्वा रामगढ़ वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। चौहान वंश, अब चौहान में स्पेशली यदि उत्पत्ति देखें अपन तो शाकंभरी से है। कहां से है? शाकंभरी यानी कि सांबर, शाकंभरी यानी कि सांबर से उत्पत्ति है। फिर शाखाएं अलग अलग सभी अपन को पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि अपने जो है जालोर की शाखा भी पढ़ेंगे, ठीक है, नाडोल की पढ़ेंगे, नाडोल की शाखा, फिर अपने जो है हाडोती की शाखा भी है, हाडोती है, रणथंबोर है, रणथंबोर है, अजमेर है ना, अजमेर तो मैन है वैसे, अजमेर है। तो चौहानों की बहुत सारी शाखाएं हैं, ये सारी की सारी यहाँ से पढ़नी है। इनकी जो है चौहानों में ये सारी चीजें आप लोगों को चली। परमार वंश में आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो मालवा के परमार, कहां के प्रसिद्ध थे? मालवा के और वागड़ के, मालवा और वागड़ के परमार, ठीक है। अर्थुना बांसवाड़ा इनकी राजधानी रही थी, है ना। मालवा के धूमराज और ये पूछे जाते हैं। चलिए भाटी वंश, भाटी वंश का शासन कहां रहा है? जैसलमेर, कहां? जैसलमेर और हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़, ये ध्यान रखना है। यादव वंश का शासन कहां रहा है? करौली के अंदर रहा है, करौली यदुवंशी। और ये भाटी जो है ये भी यदुवंशी कहलाते हैं, ये भाटी भी यदुवंशी कहलाते हैं। और गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में यदि ध्यान रखेंगे अपन तो भीनमाल का ध्यान रखेंगे, भीनमाल और मंडोर, भीनमाल और मंडोर। और वैसे कन्नौज भी आएगा, इंडिया लेवल पे जाएंगे तो कन्नौज भी इसके अंदर आएगा। तो ये चीजें आप लोगों को भी भैया ध्यान होनी चाहिए, बेसिक चीजें ध्यान होनी बहुत जरूरी है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो डाल रहा हूं, ये पढ़ ली। और ये आप लोगों के लिए मैंने सुविधा के लिए शामिल किया है। अब ढूंढाड़ वाला क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ वाला कौन सा है, तो यहाँ पे जो है एक बार मैं आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। जैसे मारवाड़ में कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है, ठीक है। मेवाड़ में कौन सा है? गुहिल है, मेवाड़ में गुहिल है। हाड़ौती में चौहान है, ठीक है। ढूंढाड़ में कछवा है, ढूंढाड़ में कछवा है, ठीक है। यहाँ ब्रज जो है यहाँ पे जाट है, ब्रज यानी भरतपुर धौलपुर में जाट है, ठीक है। शेखावाटी में भी कछवा वंश ही आएगा। फिर अपने जो है ये बागड़ है, बांगड़ बोलते हैं इसको, ये वागड़ मत करना, वागड़ यहाँ है। वागड़ में भी आप लोगों के गुहिल भी है और परमार भी है, गुहिल भी है और परमार भी है। परमार स्पेशली अर्थुना बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर। और बीकानेर के अंदर कौन है? बाटी है,
बीकानेर के बाटी है, और जैसलमेर के बाटी है, और बीकानेर के कौन है? राठौड़। जैसलमेर के बाटी है और बीकानेर के राठौड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये राजपूताना का मैप मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए शामिल कर लिया। अब बढ़े आगे। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन गुर्जर प्रतिहार वंश पे। गुर्जर प्रतिहार वंश पे आ जाते हैं। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार वंश यानी कि देखो, एक समय था जैसे मौर्य काल के अंदर शक्ति का केंद्र रहता था अपने पाटलिपुत्र। कौन सा रहता था? पाटलिपुत्र रहता था। उसके लिए सब लड़ मरते थे, मगध के लिए, पाटलिपुत्र के लिए। और जैसे जैसे आगे बढ़े, राजपूत काल आया, तो कन्नौज का महत्व वैसा ही हो गया। कन्नौज पे अधिकार के लिए सभी जो है लड़ने लगे, और त्रिराष्ट्र संघर्ष अस्तित्व में आया। त्रिराष्ट्र संघर्ष किसके बीच था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। जैसे ये ग्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, ये गुर्जर प्रतिहार का एम्पायर है, ये राष्ट्रकूटों का है, और ये पाल का है। इनके बीच में युद्ध होता था, किसको लेके? कन्नौज को लेके। अंततः जीते कौन थे? गुर्जर प्रतिहार जीते थे। अंततः कौन जीते थे? गुर्जर प्रतिहार जीते थे। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित आपके सवाल कैसे आते हैं उसको सुनो, फिर अपन कंटेंट पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित आते हैं सबसे पहले कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी चीज, इनसे रिलेटेड जो है अरबी यात्रियों ने क्या चीजें कही। ठीक है, फिर तीसरी चीज आप लोगों को पूछेंगे, अलग अलग इनके संस्थापक, राजधानी वगैरह ये पूछते हैं। फिर शासकों के अंदर की चीजें पूछते हैं। अपन पूरा पूरा कंप्लीट जो है इसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए, क्लास पूरी फ्लो में चल रही है, क्या आनंद आ रहा है क्या? नहीं? है ना? बढ़िया है। ठीक है, हाँ चलिए बढ़िया। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें यहां ध्यान रखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का समय पूछेंगे आप लोगों से, तो फिर वो ही ध्यान रखना है अपन को, 6 से 12th है ना सदी। ऐसे 1093 तक है। 1093 के अंदर जैसे घेड़वाल वंश अस्तित्व में आया, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो उनका पतन हो चुका था, उनका पतन हो चुका था। तो यहाँ पे अपने 6ठी से 12वीं शताब्दी ध्यान रखो। गुर्जर प्रतिहारों के शक्ति के केंद्र कौन कौन से रहे हैं? तो शक्ति के केंद्र रहे हैं कन्नौज, कन्नौज, भीनमाल और मंडोर, और मंडोर रहे हैं। प्रतिहारों का आदि पुरुष मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना भाई, प्रतिहारों का आदि पुरुष जो है हरिश्चंद्र को कहा गया। किसे कहा गया? हरिश्चंद्र को जो है प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा गया है हरिश्चंद्र को। इन्होंने रोहिलिद्धि की उपाधि धारण की थी। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि? रोहिलिद्धि की उपाधि धारण की थी। रोहिलिद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रोहिलिद्धि की उपाधि धारण की, है ना? और इनकी 2 पत्नियां थी, भद्रा और द्विजात्मा। कौन थी? भद्रा और द्विजात्मा, 2 पत्नियां थी, और 4 पुत्र थे जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं पूछेंगे तो भीनमाल और मंडोर, भीनमाल और मंडोर, जिसमें मंडोर को राजधानी ये बनाते हैं, लेकिन मंडोर की वंशावली जो है शुरू होती है रज्जिल के समय। अब ये चीजें ही ध्यान देने लायक है कि कहां से कौन सा प्रश्न बनता है, क्योंकि देखो नागभट्ट, वत्सराज, मिहिरभोज, महेंद्रपाल, इन चारों पे सभी ध्यान देते हैं, लेकिन इनके पहले वाले जो प्रश्न बनते हैं उनमें विद्यार्थी सही से ध्यान नहीं देते, क्यों पता ही नहीं चलता कि कहां क्या पढ़ना है, कैसे। अब गुर्जर प्रतिहार में एक चीज और सुनो, अब आप लोगों के पास में कई सारी विस्तृत किताबें होगी, कैसे भी होगी ना, तो उसमें जो है आप लोग बहुत कंफ्यूज होगे। कैसे कंफ्यूज होगे? कि किसी में दे रखा है ये भीनमाल के प्रतिहार थे, किसी में दे रखा है ये मंडोर के प्रतिहार थे, फिर आप देखोगे कि उसमें भी नागभट्ट मिल रहा है, फिर देखोगे कि इसमें भी नागभट्ट मिल रहा है, फिर सोचोगे ये नागभट्ट वही था या ये नागभट्ट अलग था या कैसे। तो मैं आप लोगों के लिए जो बता रहा हूं उसको ढंग से पढ़ लो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन दिमाग में रखना ही नहीं है कि हाँ सर ने बताया वैसे पढ़ लो। सवाल जहां से आते हैं वो यही है, इससे बाहर जाने वाले नहीं है। अब फिर आप लोगों को ये मिक्स करना ही नहीं कि भाई भीनमाल के अलग थे, मंडोर के अलग थे, क्योंकि इतनी जब डिटेल में आप जाओगे, बहुत बड़ा सिलेबस है आपके, फिर जो है कंफ्यूज हो जाओगे पूरे पूरे। तो इसलिए मैं जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते चले जाओ, आप लोगों के सवाल गलत नहीं होना। ठीक है, चलो बेटा देखो, अब गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के पहले सिद्धांत देख लेते हैं अपन। अब क्या गुर्जर, इसमें उत्पत्ति के सिद्धांत अलग है क्या? बिल्कुल, इसमें उत्पत्ति के सिद्धांत थोड़े आप लोगों को फिर से ध्यान रखना है, इसमें कुछ चेंज है तो ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले ध्यान रखो, वीए स्मिथ और स्टैनफोनो के अनुसार जो है इनको कहा गया है भीनमाल के
बीनमाल के माना है इनको, ठीक है। भगवान लाल इंद्र जी के अनुसार जो है इन्हें कुषाणों के समय का माना है। क्या माना है? कुषाणों के समय आए हुए बाहर के माना है, बाहरी। और बॉम्बे गजेटियर के समय जो है इन्हें विदेशी या गुर्जरात्रा में बसे हुए माना है। क्या माना है? विदेशी या गुर्जरात्रा में बसे हुए। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें देशी क्षत्रिय बताया है। बी एन पुरी ने इन्हें बताया है विदेशी मानने के विरोधी थे, ठीक है, विदेशी नहीं माना इन्होंने। हैंसांग ने जो है इन्हें भारतीय क्षत्रिय बताया है, ठीक है। कैनेडी महोदय ने इन्हें ईरानी बताया है, यानी कि ये सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य की उपासना ईरान में ज्यादा की जाती थी, तो ये इन्हें ईरानी बता दिया। कनिंगम ने जो है शक और यूची यानी कि कुषाणों से उत्पत्ति वाला माना है, और भंडारकर ने इन्हें विदेशी माना है। और क्या ध्यान रखो कि स्मिथ, ब्यूलर, हर्नले इन्होंने हुणों की संतान माना है। और संपूर्ण भारतीय साहित्य जो है हुणों को विदेशी मानता है, हुणों को विदेशी मानता है। तो ये आप लोगों के लिए क्या चीज है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित पूछे। बहुत कम चांस है कि इसमें से चीजें पूछी जाएगी, फिर भी पूछी जाए तो ध्यान रखना मैंने यही सारणी आप लोगों के वन लाइनर में भी दे रखी है, ठीक है। वन लाइनर में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजें दी है, कुछ भी बाहर जाना उसमें नहीं है। उसका नाम वन लाइनर है लेकिन वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करवाती है ना। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़ लेना, एक बार रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन मेन चीज पे कि हाँ मुख्य जो चीजें पढ़नी है उस पे। तो सबसे पहले देखो गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में दो अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है, एक तो सुलेमान और एक अल मसूदी। इनका जिक्र बार बार आएगा। अब मिहिर भोज के समय तो आया सुलेमान और महंतपाल के समय आता है अल मसूदी। आगे पढ़ेंगे इन चीजों को भी और मैं याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द क्या था? इन्हें इसने कहा है जुर्ज। इसने क्या कहा है? इसने जुर्ज शब्द का प्रयोग किया और ये चीज भी पूछी जाती है, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों के पूछी जाती है कि सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए जो है जुर्ज शब्द का उल्लेख किया है और अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? अल गुजर कहा है। इसने क्या कहा है? अल गुजर कहा है, ठीक है, अल गुजर कहा। साथ ही साथ ध्यान रखो राजा के लिए इसने एक शब्द प्रयोग किया है, राजा को इन्होंने बोरा कहा है। क्या कहा है? बोरा। ये भी पूछते हैं राजा को क्या कहा है? बोरा कहा है। किसने? अल मसूदी ने कहा है। ये चीज याद रखनी है। फिर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूं, ये गारंटी रही। गारंटी कैसे? कि देखो नीलकुंड, राधनपुर, देवली और कड्डाहू शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, यानी कि ये शब्द प्रयोग में आया है, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अब ये याद कैसे होगा? क्योंकि ये चार ही याद रखने हैं, इनको पूछा जाता है। तो रानी देख गुर्जर आया, कैसे याद करोगे? रानी देख गुर्जर आया कि गुर्जी कैसे? देखो रानी देख करना, देख मत कर देना, देख गुर्जर आया, यानी कि गुर्जर शब्द आया है, ठीक है। प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द आया है। अब ये याद कर लिया तो भैया हो गई 2×25 चीजें याद। देखो रा यानी कि राधनपुर, नी यानी कि आपके नीलकुंड, ठीक है, दे यानी देवली और क यानी करडाऊ हो गया और गुर्जर शब्द का प्रयोग होगा। रानी देख गुर्जर आया। और यही चीज मैंने बच्चों को इसी तरीके से याद कराई थी, बार बार इससे प्रश्न बनता है ना। और क्या गुरुजी रीड फर्स्ट लेवल में आपके वन लाइनर से सिलेक्शन हो सकता है क्या? बेटा हजारों हजार बच्चे, कम से भी कम यदि गिनती भी करने बैठ जाए ना तो 10 से 15,000 बच्चे तो सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि उसके बाद भी आप लोगों को ये पूछना पड़ता है तो शायद आप कंपटीशन में नए नए हैं। पूछे नहीं, पढ़े, तब जाके सिलेक्शन होगा, सिर्फ पूछने से नहीं होगा। सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा उससे, लेकिन आप लोग याद कितनी करते हो चीजें उस पर डिपेंड करता है। याद करने के बाद परफॉर्म भी तो करना पड़ता है वहां, है ना। तो ये चीजें, ये मैं ये समझता हूं कि जितने बच्चे पूछने में समय लगा देते हैं ना, पूछने की जगह आप लोगों को करने में विश्वास करना चाहिए। उन चीजों को पढ़े, पूछते क्यों? किताबें खुद बोलती है कि किससे सिलेक्शन होगा, किससे नहीं होगा। और इसके अलावा हम तो खुद बुला देते हैं वापस स्क्रीनशॉट डाल के। पूछा मत करो, पूछे बिना पढ़ो सीधे ही, ठीक है। मुहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज भी पूछते हैं, ये चीज भी पूछते हैं, ठीक है, कि कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। तो 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, ये चीज पूछा जाता है मुहनोत नैन्सी के अनुसार।
ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छा याद हो रहा है। पहली बार पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहोगे तुम, भूल नहीं पाओगे मुझे भी और ये जीके भी याद करवाने के लिए ही पढ़ाता हूं मैं। मैटर की आप लोगों के पास भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ गुर्जर प्रत्यार लिखकर सर्च कर दोगे ना विकिपीडिया पे, आप लोगों को दुनिया भर का मैटर दे देंगे। मैटर की आजकल कहीं कोई कमी है ही नहीं, पैटर्न की कमी है, याद करवाने की कमी है, मैटर सबके पास है। आप कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लो ना, आपको इतना मैटर लिखाया जाएगा कि आप लोगों को लगेगा भैया हमारे पास में बहुत मैटर है। लेकिन वो मैटर कितना, मेन चीज यही है कि लिमिटेड मैटर कितना पढ़ना है वो लोगों को समझ नहीं आता, अपन उसी पे वर्क करते हैं। इसीलिए आपको शांति काल में ये उपस्थिति नजर आ रही है कि नहीं? शांति काल में ये उपस्थिति ऐसे ही नहीं आती। चलिए देखो बेटा आगे बढ़े। अब देखो, अब क्या है, बेहतरीन स्लाइड्स आप लोगों के लिए तैयार की है। इसको बोला जाता है एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना, कहां से क्या चीजें पूछी जाएगी उस पे जितना संक्षिप्त में अपन तैयार कर लेते हैं ना, उतना रिविजन अच्छे से होता है चीजों को समझ के। तो देखो अब यहां पे ध्यान देना, यहां ध्यान दीजिए कि हरिश्चंद्र क्या बताया मैंने आप लोगों को, प्रत्यारों का आदि पुरुष, अभी एक स्लाइड से पहले ही बताया था। ठीक है, प्रत्यारों का आदि पुरुष, इनकी दो पत्नियां थी, एक तो बद्रा और एक द्विजात्मा। ये बद्रा जो थी वो क्षत्रिय थी, वो क्या थी, क्षत्रिय थी। और ये द्विजात्मा जो थी वो ब्राह्मण थी, वो क्या थी, ब्राह्मण थी। ठीक है, ब्राह्मणी। और बद्रा के फिर चार पुत्र थे, बद्रा के फिर चार पुत्र थे, बद्रा और हरिश्चंद्र के, जिसमें देखो भोगबट, कक, रज्जिल और दय है। और इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो रज्जिल, ये प्रश्न अभी देखो हाल ही में बना था कि मंडोर की वंशावली का प्रारंभ, सेकंड ग्रेड में बना था कि फोर्थ ग्रेड में, दोनों में से किसी एक में बना था। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ कहां से हुआ, रज्जिल से मंडोर की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। अब मंडोर को राजधानी किसने बनाया, हरिश्चंद्र के अंदर लिखोगे मंडोर को राजधानी बनाया, मंडोर को राजधानी बनाया। ठीक है, और ये किसके अनुसार, ये भी पूछ ले तो एच.सी. रे के अनुसार, एच.सी. रे के अनुसार। अब इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता एग्जामिनर, और इससे ज्यादा पूछ लेगा तो अपने को याद नहीं हो सकता। जितना याद हो सकता है उतनी चीजें मैं बता दूंगा आपको कि हाँ अब पिछड़ोगे तो नहीं, इतना पढ़ लिया पिछड़ोगे नहीं। इससे ज्यादा याद करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, याद नहीं हो पाता। तो याद ध्यान रखो, मंडोर को राजधानी बनाया हरिश्चंद्र ने। मंडोर की वंशावली प्रारंभ होती है रज्जिल से, मंडोर की वंशावली प्रारंभ होती है रज्जिल से। मंडोर को राजधानी फिर बाद में रज्जिल भी बनाता है। सबसे पहले इन्होंने बनाया है एच.सी. रे के अनुसार। किसके अनुसार बताया, एच.सी. रे के अनुसार। ये स्पेशली ध्यान रखना कि हरिश्चंद्र ने मंडोर को राजधानी बनाया किसके अनुसार, एच.सी. रे के अनुसार। फिर बाद में वंशावली इससे प्रारंभ होती है तो ये भी यहाँ पे राजधानी बनाता है इसको। रोहिस्कुप नगर बसाता है और महामंडलेश्वर मंदिर बनवाता है, महामंडलेश्वर मंदिर बनवाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना ये राजसूय यज्ञ करवाता है, राजसूय यज्ञ करवाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन करवाता है, रज्जिल करवाता है, रज्जिल राजसूय यज्ञ भी करवाता है। ये भी आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इनके एक दरबारी था, रज्जिल का एक दरबारी था, क्या ध्यान रखोगे, इनका एक दरबारी था जिसका नाम क्या था, नरहरि। क्या नाम था, नरहरि। इस नरहरि ने राजा की उपाधि धारण की, राजा की उपाधि धारण की। तो ये चीज भी ध्यान रखनी। अब देखो राजा कौन है, रज्जिल है, लेकिन नरहरि उपाधि धारण करके घूम रहा है, भाई साहब राजा में हूं। ठीक है, तो इनका दरबारी था नरहरि, इसने राजा की उपाधि धारण की, रज्जिल का दरबारी। फिर देखो टाबरो आगे बढ़ो, रज्जिल के पोते नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से फिर मेड़ता को राजधानी बनाया। यानी मंडोर से फिर कहां ले गए ये राजधानी, मंडोर से राजधानी ले गए मेड़ता। ठीक है, अब रज्जिल का पोता था नागभट्ट प्रथम, ये लेके गया है मेड़ता राजधानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये चीज पूछते हैं। ठीक है, भीनमाल शाखा को भी इसी ने स्थापित किया है, नागभट्ट नहीं, नागभट्ट ने किया। अब आप लोग क्या करते हो, अब देखो मैं बता रहा हूं, फिर आप पढ़ते हो मंडोर की शाखा, फिर आप पढ़ते हो भीनमाल की शाखा, मेड़ता की शाखा। यही नागभट्ट है जिसने मेड़ता को भी राजधानी बनाया है और भीनमाल शाखा को भी स्थापित किया है। इसलिए मैं कह रहा था कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पुस्तकों में अलग अलग दे रखे होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये इस तरीके से याद रखो।
नागभट्ट के बाद शासक बनता, नागभट्ट प्रथम को अभी डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नागभट्ट के बाद शासक बनता है भोज प्रतिहार। कौन बनता है? भोज प्रतिहार शासक बनता है, ठीक है। मिहिर भोज मत कर लेना, भोज प्रतिहार बनता है। और उसके बाद में ध्यान रखना कि सिलुक, सिलुक में क्या ध्यान रखोगे? सिर्फ एक जानकारी ध्यान रखो, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। क्या ध्यान रखोगे? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? वो सिलुक ने करवाया। और एक और चीज यदि ध्यान रखना चाहो तो ये ध्यान रख लेना कि जैसलमेर का एक शासक था, जैसलमेर का एक शासक था, जैसलमेर के देवराज भाटी को हराया, देवराज भाटी को पराजित किया। किसने किया है? सिलुक ने किया। जैसलमेर के देवराज भाटी को पराजित किसने किया? सिलुक ने किया है। और जोट प्रतिहार के अंदर ध्यान रखना वीणा वादक था ये। एक ही चीज पूछते हैं इससे, प्रतिहारों में कौन सा शासक वीणा वादक था? जोट प्रतिहार वीणा वादक था। फिर कुक्कुक में ध्यान रखना, कुक्कुक में घटियाला शिलालेख पूछेंगे आप लोगों को कि घटियाला शिलालेख के अनुसार प्रतिहारों का कर्ण किसे कहा गया है? क्या कहा गया है? प्रतिहार वंश का कर्ण। यानी कि ये कैसा था? ये दानी था, दानी, दानशीलता थी इसके अंदर, दानी था ये। प्रतिहार वंश का कर्ण कहा गया है इसे। क्या कहा गया है? प्रतिहार वंश का कर्ण। कहा किसमें है? घटियाला शिलालेख के अंदर। घटियाला शिलालेख को उत्कीर्ण भी इसी ने करवाया, घटियाला शिलालेख को उत्कीर्ण भी कुक्कुक ने करवाया है, ठीक है। गीत भी तो सुना होगा आपने, कुक 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 कुक, है ना। आगे नहीं कहूंगा मैं, तो यहां से ये ध्यान रखना, कुक्कुक घटियाला शिलालेख, ठीक है। हाँ, कुक्कुक वाला गीत थोड़ा सा घटिया ही है, इसलिए कुक्कुक में घटियाला शिलालेख आप लोगों को याद रह जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं गा रहा हूं, है ना। तो वो इसलिए याद करवाने के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। देखो चीजें याद होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ओके, चलो देखो ये चीजें आप लोगों को, मतलब ये कौन सी है? ये वो शासक है जो अपन नागभट्ट वगैरह तो पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अपन को ध्यान रखने होते हैं ये शासक। तो ये शासक याद रह गए, इनमें से कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी है वो याद रह गई, तो भैया वो हमारे 25, ठीक है। चलिए अब देखो, अब आते हैं अपन नागभट्ट प्रथम में डिटेल पढ़ते हैं। जालोर या जालोर यानी कि बीनमाल, जालोर यानी बीनमाल, बस थे कंफ्यूज जो बीनमाल नहीं बताओ तो। कन्नौज और अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अवंती उज्जैन वाला क्षेत्र, अवंती उज्जैन वाला, ठीक है। उपनाम इसके कौन कौन से उपाधियां और उपनाम पूछा जाता है। अब उपनाम और उपाधियों में भी कुछ उपाधियां ऐसी है जो एक से अधिक शासकों की भी है, तो वहां पे भी कंफ्यूज मत होना। उपाधि में देखो, नागावलोक, नारायण, म्लेच्छों का नाशक कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंद्र के दंभ को नाश करने वाला कहा है। इसे क्या कहा है? इंद्र के दंभ को नाश करने वाला कहा है, म्लेच्छों का नाशक कहा है, नारायण कहा है, नागावलोक कहा है। इन चीजों से क्या पता चलता? नारायण नारायण, ठीक है। नारायण नारायण यानी नारायण नारायण करते हुए जो है आप लोगों को ध्यान रखना, नारायण किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। तो ये विष्णु जी का उपासक था, यानी कि ये वैष्णव धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म का उपासक था, ये ध्यान रखना। इसने भीनमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया, कि भीनमाल के बाद अवंती को राजधानी बनाने वाला कौन है? अवंती को दूसरी राजधानी बनाया किसने? नागभट्ट प्रथम ने बनाया है। और वैष्णव धर्म का अनुयायी, ये इसकी उपाधियों से ही पता चल जाता है कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, अब इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद में ध्यान रखना है अपने को, बीच में एक शासक होता है देवराज, लेकिन देवराज के बारे में पूछा नहीं जाता, देवराज के पुत्र से पूछा जाता है जो है वत्सराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवराज का पुत्र है, प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला बताते हैं, इसको बताते हैं प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कह दिया कि प्रतिहार वंश की जो है नींव डाली वो इसने डाली है, तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कह दिया जाता है। अब कई जगह आप लोगों को नागभट्ट प्रथम लिखने को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये चीज ज्यादा ऑथेंटिक है, ये ज्यादा सही है। तो वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, ठीक है। उपाधियां इसकी देखो, रणहस्तिन, जय वराह, ये इसकी उपाधियां थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इसी समय हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सा? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये वाला जो संघर्ष है शुरू किसके समय हुआ? वत्सराज के समय, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछते हैं।
राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था उसको पराजित किया है इसने। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ है, ध्रुव को पराजित नहीं किया, ध्रुव से पराजित हुआ है ये। और इसके समय कुवलय माला, अब कुवलय माला को अपन ने साहित्य पढ़े थे तब भी पढ़ा, उद्योतन सूरी की रचना है। किसकी रचना है? उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी की रचना है, 778 के अंदर लिखी गई थी। ये प्रश्न बनेगा, देखो पेन गिरी है तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रश्न पूछेंगे। 778 ईस्वी की रचना थी, उद्योतन सूरी की रचना थी कुवलय माला। और हरिवंश पुराण ये जिनसेन सूरी की रचना थी। ये किसकी रचना थी? जिनसेन सूरी की रचना थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वत्सराज के समय में लिखे गए हैं, ये वत्सराज के समय की रचनाएं हैं और इनसे प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है, इनसे प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 778 में उद्योतन सूरी की ये कुवलय माला, यदि जिनसेन सूरी की हरिवंश पुराण भी लिखना चाहो तो उसमें 783 ईस्वी की है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लेना। ये जो है 783 ईस्वी की है। ठीक है, हाँ, अब जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बेटा अब आगे बढ़ाएंगे। ओके, फिर आते हैं भैया नागभट्ट द्वितीय। माता इनकी सुंदर देवी, पिता इनके वत्सराज। माता इनकी सुंदर देवी, पिता इनके वत्सराज। अरे ये तो थोड़ा सा रैप सॉन्ग टाइप हो गया। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय, माता इनकी सुंदर देवी, पिता इनके वत्सराज, उपाधियां परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर, कन्नौज की शाखा का संस्थापक। ठीक है, तो ये तरीके वो याद कर सको थे। माता इनकी सुंदर देवी, पिता इनके वत्सराज। ओके, क्या गुरु जी वो तो नहीं भुलाम कदी, वो तो वो याद कि नागभट्ट द्वितीय, माता इनकी सुंदर देवी, पिता इनके वत्सराज। माता इनकी सुंदर देवी, पिता इनके वत्सराज। ठीक है, चलिए तो ये याद हो गया आप लोगों को। अब यदि पूछ लिया ना तो मजा आ जाएगा कि भाई साहब क्या याद करवाया था ये सर ने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, परम भट्टारक और महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को कि जहां पे भी जिस भी शासक में परम भट्टारक, परम भागवत ऐसी उपाधियां मिले तो समझ लेना कि ये विष्णु भगवान के उपासक है। तो क्या समझोगे? ये विष्णु भगवान के उपासक है। ठीक है, वैष्णव धर्म के उपासक है। फिर देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कन्नौज की शाखा का संस्थापक इन्हें माना जाता है। अवंती का कौन पीछे? अवंती वाला नागभट्ट प्रथम, कन्नौज वाला नागभट्ट द्वितीय, कन्नौज की शाखा के संस्थापक। तो इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। अब जो शाखा के संस्थापक माने जाते हैं तो राजधानी भी वही बनाएंगे, कैपिटल भी वही बनाएंगे। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज क्या हो गए? कंफ्यूज यहां हो गए कि भाई कुक्कुक को कहा है प्रतिहार वंश का कर्ण, लेकिन वो कहां किया है? गठियाला शिलालेख के अंदर। लेकिन यहां पे क्या पूछा है? ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर जो है किसे कहा गया? नागभट्ट द्वितीय को कहा गया, कर्ण की उपाधि दी गई है। तो दोनों चीजें अलग अलग तरीके से याद रखनी है। खुमान रासो जो दलपत विजय है ना उनकी, खुमान रासो में नागभट्ट द्वितीय के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। यदि पूछेंगे तो इसी स्रोत से पूछा जाएगा कि किसके अंदर मिलता है? खुमान रासो के अंदर मिलता है, दलपत विजय की रचना है। किसकी रचना है? दलपत विजय की रचना है। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद याद कर लेना। क्या गुरुजी मैं खुद ही तो करा, तो खुद ही तो करना पड़ी, तो खुद याद कर लेना, मतलब खुद शब्द याद करना, खुद शब्द। हु यानी खुमान रासो, द यानी दलपत विजय, यहाँ याद करो। याद रह जाए डायरेक्ट के खुमान रासो दलपत विजय याद हो रही है तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रही तो फिर खुद याद कर लेना कि हाँ हाँ बात तो बढ़िया है, पते की है, चीजें जो है याद हो रही है, दैट्स नाइस, है ना। क्लासें ऐसे लगता है फीलिंग आती है। तो फटाफट जो है अपने 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुंचाओ फटाफट, जब अच्छी फीलिंग आती है तो। देखो ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर एक पंक्ति दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं उसी प्रकार आंध्र, सिंध और विदर्भ और कलिंग नरेश नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचे आते हैं। मतलब अग्नि में पतंगे क्यों गिर रहे हैं? अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, मरते हैं। और ये अग्नि की तरह प्रज्वलित है, और ये आंध्र, विदर्भ वगैरह सब इसके पास में आ रहे हैं। ये इतना शक्तिशाली बताया गया है ग्वालियर प्रशस्ति को। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति में इतना शक्तिशाली इन्हें बताया गया है। तो भाई ग्वालियर प्रशस्ति लिखो इन्होंने, तो फिर यूं ही कहा लेखक को लेख यही लिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपने ही मान लो, अपने ही कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो अपने बारे में कोई चीज लिखने जाए तो ऐसे थोड़ी क्या लिखेगा कि हमारे भाई हमारे जो है सर बहुत डरते हैं, इनकी जो है चलती नहीं, ये ऐसे ऐसे थोड़ी।
ऐसे लिखेगा हमारे सर का चिक्का चलता है 200 बाजसा, ठीक है, यहां लिखिए। क्यों? क्योंकि सैलरी तो अपना देवा नहीं बजे, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा जो है ना इतिहास के अंदर, इससे कई चीजें आप इतिहास में मतलब सिद्धांत वगैरह पढ़ोगे इसके, तो फिर पता चलेगा कि इतिहास भी परिवर्तित भी हुआ है कई जगह, ठीक है। इस तरीके ये हालांकि आपका विषय नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभ सूरी के प्रभावक चरित्र से नागभट्ट द्वितीय के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है, यानी कि इन्होंने क्या किया था, गंगा में समाधि ले ली थी, इन्होंने गंगा में समाधि ले ली थी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, सर गाणेराव पब्लिश महंगी देते हैं ना, मैं महंगी कौन दी, सोने का भाव 1 लाख रुपए तोला है, इतनी महंगी तो हमने दी नहीं। किताबें हमारी क्या 400 पेज की किताब आपको 200 300 350 मिल जाती है, कंटेंट उस हिसाब से मिलता है, कोई महंगी नहीं। महंगी उसको लगती है जिसने कोचिंगों में पैसा डाला, फिर बाद में लगता है कि अब सस्ती मिल जाए, ठीक रहे। हाँ, महंगी हम देते हैं वो है हमारी क्लास, क्योंकि वो आप खरीद नहीं पाते, किसी की ताकत अभी तक नहीं हुई कि गौरव ज्ञान धारा की क्लासें किसी ने खरीद सके हो, है ना। ये महंगी है, ये अमूल्य भी, आप बहुमूल्य भी नहीं कह सकते, अमूल्य है कि नहीं। और किताबें तो भैया मेहनत हमारे जो है सिर्फ पूरे दिन उसके अंदर रहते हैं, और महंगी नहीं देते हैं, किताबों के अंदर क्वालिटी दी जाती है, उसके पेज से लेकर उसके कंटेंट तक की क्वालिटी है, जल्दी तो कहा कि 200 बाज जैसा, है कि नहीं। और महंगी लागे तो कोई बात नहीं, क्लास तो फ्री है ना, पढ़ ले क्लास में, है कि नहीं। तो ये बातें मत किया करो, तुम कोचिंगों में बहुत सारे रुपए बर्बाद करके आए हो, मुझे पता है, और उसके बाद में चाहते हो कि हाँ अब यहाँ पे जो है सस्ती मिल जाए वो चीजें। तो देखो क्वालिटी जो है उसके साथ में समझौता नहीं किया जा सकता। देख लेना हमारी किताबों में क्वालिटी भी तो देते हैं। गुरु जी क्या करा, पेज है पतला दे दियो पेज, बोले नहीं भैया नहीं, एक जनों कहते पतला दे दो, 4 जना बच गए, गुरु जी क्या पेज दिए हैं, पलटते पलटते फट रहे हैं, कई किताबों के फटते हैं दूसरों के। तो की कौन पढ़ तो खाए ले लिया, नहीं खाए की कौन, जबरदस्ती थोड़ी है, जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी थोड़ी है कि आप लोग देसी घी खाओ, बहुत सारे डुप्लीकेट भी मिलते हैं, उनसे काम चलाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज, आगे बढ़ते हैं, मिहिर भोज पढ़ो, ठीक है। मिहिर भोज में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। पिता रामभद्र, माता अप्पा देवी, पिता इनके रामभद्र, माता अप्पा देवी, पिता इनके रामभद्र, माता अप्पा देवी। इसे प्रतिहारों का पितृ हंता शासक कहा गया है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट करोगे आप, यहां से पूछेंगे प्रश्न, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछेंगे। प्रतिहारों का पितृ हंता किसे कहा है, मिहिर भोज को। उपाधियां देखो, आदि वरा की उपाधि उल्लेख मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में, प्रभास की उपाधि उल्लेख मिलता है दौलतपुर अभिलेख में, और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला इन्हें बग्रमा शिलालेख के अंदर कहा है। अब देखो जहां से जैसे पूछ सकता है प्रश्न, या तो पूछेंगे डायरेक्ट उपाधि, या फिर पूछेंगे कि भैया कौन सी उपाधि का जिक्र किस में हुआ है, कौन सी उपाधि का जिक्र किस में हुआ है। तो सर डायरेक्ट बता रखी है मैंने, छोरा टाबरो हंसो मत रहे, सही बात तो कही है हमने कि भाई आप लोगों से 4-4 5-5 हजार लेते हैं कोचिंग वाले, नोट्स देते हैं आपको, फिर वो 4,000 5,000 के पड़ते हैं। हम तो आप लोगों को 300-400 में किताब दे देते हैं। और देसी घी रहता है, आज गाय के घी की रेट पूछो आप क्या है, और बाकी दूसरा डुप्लीकेट डबल लियो सस्ता ही मिलेगा, लेकिन गुणकारी क्या है, काम क्या करेगी चीज, वही चीज है। इनके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पे थी। जब कोई शक्ति चरम पे पहुंच जाती है ना, जिसको बोलते हैं पीक, तो चरम पे पहुंचने के बाद में जो है फिर डाउनफॉल आता है, फिर नीचे आती है। यानी इनके समय में पीक पे पहुंच गई थी, और उसके बाद में जो है चोटी पर पहुंच गई ये चीजें, फिर वहां से तो नीचे आनी ही है, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में देखो, खोजा किसने है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। श्लोक कितने इसके अंदर 17 है, और लेखक है धनिक पुत्र बालादित्य। 3 चीजें ही पूछ सकते हैं इसके बारे में, और तीनों की तीनों मैंने आप लोगों को लिखवा दी है, तीनों की तीनों आप लोगों को लिखवा दी है। सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु कहा है ना, अरब की दीवार भी कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि अरबों को जो है इस तरफ बढ़ने से रोका था इन्होंने जो है मिहिर भोज ने अरब शक्ति को इस तरफ बढ़ने से रोका था। तो सुलेमान क्या अरबी था, तो इसने कहा कि भैया ये तो अरबों का मित्र है, दोस्त नहीं है भाई, इस्लाम का शत्रु है, ये बढ़ने नहीं देता है आगे। तो इसलिए इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है। चलो भाई आगे बढ़ो।
स्क्रीनशॉट लो। चलिए फिर पढ़ते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम। ये चार शासक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तीन पढ़ लिए, ये चौथा है महेंद्रपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मिहिर भोज का पुत्र था। उपाधियां देखो निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और महेंद्रायुध। देखो महेंद्र महेंद्र से ही याद रह जाएगा, महेंद्रायुध तो आप लोगों को। और महेंद्रपाल के गुरुजी थे, दरबारी साहित्यकार थे इनके राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। और राजशेखर में आप लोगों को पूछी जाती है रचनाएं। राजशेखर में क्या पूछते हैं? रचनाएं पूछते हैं। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में भी थे और बाद में महिपाल आता है, महिपाल के दरबार में भी थे, दोनों के दरबार में रहे हैं, पिता पुत्र के दोनों के दरबार में रहे। तो राजशेखर की रचनाएं है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, पूछी जाएगी। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्युसाल भंजिका, भुवन कोश और हरविलास। ठीक है, ये सारी की सारी याद करनी है। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्युसाल भंजिका, भुवन कोश और हरविलास, ये राजशेखर की रचनाएं हैं। और राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर थे भैया दरबारी कवि किसके? महेंद्रपाल के और महिपाल के। महेंद्रपाल और महिपाल के। ठीक है, चलिए महिपाल प्रथम के बारे में देखो। राजशेखर ने इसे आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहा है। अब क्योंकि राजशेखर इनके दरबार में भी थे तो आर्यव्रत का महाराजाधिराज इन्हें कहा है। और उपाधियां इनकी विनायक पाल, हेरंबपाल, रघुकुल मुकुटमणि। रघुकुल मुकुटमणि, यहाँ पे क्या है? रघुकुल चूड़ामणि। ठीक है, और इनकी उपाधि क्या है? मुकुटमणि। तो यही से अंतर आप लोगों को ध्यान रखनी है। अरबी यात्री अल मसूदी ने इनके समय यात्रा की। किसके समय की है? महिपाल के समय, मैंने स्टार्ट में ही बताया था। अब देखो कैसे याद रखोगे। अब याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, मिशु मल। अब ये मल जो है इसको म अल कर देना बाद में। ठीक है, मिशुमल। किन्हों नाम याद रखना है जहां के मिशुमल कोई नाम है। ठीक है, अब मिशुमल से क्या याद रहेगा? मी से तो याद रखना मिहिर भोज, मिहिर भोज। और सू से क्या आएगा? सुलेमान। ठीक है, तो सुलेमान ने मतलब मिहिर भोज के समय यात्रा की। और यहां से आएगा महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। और ये अल जो लिखा है अपन ने, ये देखो ये अल जो लिखा है इससे आएगा अल मसूदी, अल मसूदी। चीजें याद होनी बहुत जरूरी है, चीजें याद होनी बहुत जरूरी है। ऐसे की ऐसे ही चीज वन लाइनर के अंदर भी दे रखी है, ट्रिक भी दी है उसके अंदर। ठीक है, हाँ मिशुमल, मिशुमल यहां भी कहते हैं मिशुमल, मिशुमल। ठीक है, फिर देखो इसके अलावा ये क्या रहा था? हाँ 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण जो है वो राज्यपाल के समय हुआ। और अंतिम शासक यशपाल, अंतिम शासक यशपाल। फिर 1093 के अंदर जब गहड़वाल वंश अस्तित्व में आया तो उसके बाद में इनका पतन हो गया। ठीक है, तो देखो अब कुछ चीजें और बाकी है। रोहिलिद्धि के, वो प्रश्न आप लोगों को कितने आ रहे हैं इसमें से? तो रोहिलिद्धि की उपाधि किसने धारण की बताइए? मैंने बताया आप लोगों को किसने की है। ये आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने की है। ठीक है, फिर देखो प्रतिहार वंश के बाद कन्नो कौन सा वंश अस्तित्व में आया? तो ये मैंने आप लोगों को बताया है, अभी बताया है, गहड़वाल वंश। अभी बताया है गहड़वाल वंश अस्तित्व में आया 1093 के अंदर। ठीक है, फिर ध्यान रखो ओसिया के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाए? ओसिया में सबसे ज्यादा जो जैन मंदिर बनवाए हैं वो बनवाए हैं वत्सराज ने। किसने बनवाए हैं? वत्सराज ने बनवाए हैं। ठीक है, पिल्ल पानी की उपाधि किसने धारण की? शाबाश, ये प्रश्न है। देखो इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे? नरभट्ट ने की, नरभट्ट नाम का एक शासक हुआ था, उसने की है पिल्ल पानी की उपाधि। और वत्सराज किस धर्म का अनुयायी था? सभी के अंदर पढ़ा है अपन ने वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। लेकिन वत्सराज में ध्यान रखना स्पेशली लिखा है तो ध्यान रखना शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, वत्सराज शैव धर्म का अनुयायी था, बाकी सारे जो है ज्यादातर वैष्णव धर्म के थे। ये वत्सराज वैष्णव नहीं था, शैव था, इसीलिए स्पेशल अलग से लिखवा रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखो सुपर फास्ट आप लोगों के 1 घंटे के अंदर राजपूतों से संबंधित उत्पत्ति और गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट करवा दिया है। पिछली बार जब मैंने ये पढ़ाया था तो 3 क्लास में करवाया था, पिछली बार 3 क्लास में करवाया था। तो जो बच्चे ये कह रहे थे ना चतुर्थ श्रेणी की जब मैं क्लासें ले रहा था, गुरुजी हमें बीच में रख दिया,
मैं आप मेरे दोस्त के कहने से आपके पास आई थी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो हमारे साथ, हमने आप पे बहुत विश्वास किया था, फलान जी ढिकण जी। अरे विश्वास किया था क्या होता है, विश्वास किया है बोला करो। किया था मतलब क्षणिक आए हो, तुरंत आउटपुट चाहिए, ऐसी चीजें थोड़ी होती है। थोड़ा तो धैर्य होना चाहिए। मैं यही कहता हूं, यदि आपके अंदर धैर्य है ना तो आप मेरे साथ जुड़ो, सिलेक्शन की गारंटी है भैया। प्रश्न आज तक बाहर गए नहीं है, सिलेक्शन लोगों ने हजारों ले लिए हैं, तो थोड़ा सा धैर्य तो होना जरूरी है तो डायरेक्ट एक गुरुजी मैंने आप पे इजाजत किया थे क्लास को ले लिया। अरे क्लास लेवा है चतुश्रेणी बाबड़ा टाबर, आने प्रश्न नहीं कराना के एग्जाम के माए, ऐसे कैसे आपको भी पढ़ा रहे हैं, फिर आपको भी तो कराने पड़ेंगे। फिर कोई अगली वैकेंसी वाला कहेगा गुरुजी हम मैं जो है पढ़ाने लगे हो इनको छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होता। जिसने हाथ पकड़ा उसका हाथ ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं। अब देख लो स्पीड, भूगोल कंप्लीट करवा चुका, इतिहास के 2 चैप्टर 2 दिन में पूरे हो गए और 15 तारीख तक इतिहास पूरा करवा दूंगा है। फिर कला संस्कृति हो जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें। और प्रश्न कंटेंट देख लो आप, है कि नहीं। हम 500 मत गए हो, मेरे पास आए थे कई कमें, मैं क्या जवाब दे इनको, ए अधीर बच्चा है, ए घड़ी गंदे जय। और जो विश्वास करते हैं वो शांति धार में छोधार बैठी कि हाँ हमारे गुरु जी पढ़ा रहा है तो मैं तो पढ़ा बस। ऐसी चीजें हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा आप लोगों की एग्जाम में नॉलेज की नहीं होती है, नॉलेज से भी ज्यादा परीक्षा होती है धैर्य की। जिसके अंदर धैर्य अच्छा है उसका सिलेक्शन है, क्योंकि धैर्य है तो नॉलेज तो आप ले ही लोगे, है ना। इन चीजों को ध्यान रखो, अपने अंदर उतारो, ताकि जो है आप लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ, नौकरी ले पाओ, अपने सपने पूरे करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, समाज का उत्थान करो, कल्याण करो, तथास्तु। चलिए आज की क्लास में साथियों अब इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।